नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। ये दौर था वर्ल्ड वार 2 का। अमेरिकन टारपीडो का एक ग्रुप जापान की समुद्री सीमा में बम गिराकर वापस लौट रहा था। तभी इस टारपीडो ग्रुप के एक पायलट को नींद आ जाती है और उसका विमान रास्ता भटक जाता है, समुद्र में बहुत दूर चला जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके विमान में इतना फ्यूल नहीं बचा था कि वो वापस आ सके। आगे की दर्दनाक, दुख भरी, शरीर को हिला देने वाली घटना को जानने के लिए आप अंत तक बने रहिए। आपके आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। अब शुरुआत होती है सच्ची कहानी की। 1942 में जापान, चीन और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा था। तभी जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। अब अमेरिका धांसू तरीके से एंट्री मारता है सेकेंड वर्ल्ड वार में। बदला लेने के लिए अमेरिकन टारपीडो का एक ग्रुप कुछ ही घंटों में ओशियन में मौजूद जापानी सबमरीन पर बम गिराकर वापस लौट रहा था। इसी टारपीडो ग्रुप में से एक एयरक्राफ्ट में 3 लोग मौजूद थे। पायलट हेराल्ड, बम गिराने वाला टोनी और रेडियो ऑपरेटर जिन। ये तीनों लोग प्लान के मुताबिक बम गिराकर वापस लौट रहे थे। तभी पायलट हेराल्ड को अचानक नींद आ जाती है। अब विमान में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो डिसाइड करे कि विमान को किधर लेकर जाना है। पायलट के अलावा 2 और जो लोग थे वे लोग केबिन में मौजूद थे, इसलिए उन्हें भी पता नहीं चल पा रहा था। विमान रास्ता भटकता जा रहा है, भटकता जा रहा है। तभी अचानक पायलट की नींद खुल जाती है। अब पायलट यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वे लोग हैं कहां पर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रेडियो ऑपरेटर जिन लोकेशन पता करने के लिए वीडियो कॉल करने लगता है, लेकिन कंट्रोल टावर से विमान के बहुत दूर होने के कारण सिग्नल सही से नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा सा सिग्नल पकड़ा भी तो ये अमेरिकन नेवी का सिग्नल ना पकड़ करके जापानीज नेवी की आवाज आने लगी। तभी जिन वीडियो कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है। अब एयरक्राफ्ट का फ्यूल भी कम होता जा रहा है। पायलट हैरान होकर अब रेडियो ऑपरेटर जिन को फिर कहते हैं कि आप दोबारा वीडियो कॉल करिए रेडियो को कनेक्ट करके। अब जिन दोबारा वीडियो कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अब पायलट के पास वाटर लैंडिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। दोस्तों, अब पायलट हेराल्ड अपने दोनों मित्रों से कहते हैं कि आप लोग जरूरत की सारी सामान को इकट्ठा कर लीजिए। अब इस विमान को वाटर लैंडिंग ही कराना पड़ेगा। तभी यह विमान वाटर लैंडिंग कर जाता है और पायलट अपना सीट बेल्ट खोलकर समुद्र की सतह पर आने लगते हैं, लेकिन दोनों साथी उनके, इन लोगों का सीट बेल्ट नहीं खुल पाता है। अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो सीट बेल्ट खुले या समुद्र में ही दोनों की जान चली जाए। लेकिन भगवान की कृपा से पूरा जान लगा देते हैं दोनों लोग अपना सीट बेल्ट खोलने के लिए, और दोनों लोगों का सीट बेल्ट खुल जाता है और दोनों लोग ही समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। इमरजेंसी में जब भी कोई प्लेन वाटर लैंडिंग करता है तो प्लेन में उपस्थित यात्रियों के बचाव के लिए उसमें एक राफ्ट होता है। उस राफ्ट पर तैरकर लोग अपनी जान को बचा सकते हैं। लेकिन यह विमान कुछ छोटा था, इसलिए इसमें जो राफ्ट था वो भी थोड़ा छोटा ही था, लेकिन फिर भी इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। अब ये तीनों लोग उस राफ्ट में समुद्र की सतह पर, सरफेस पर बैठ जाते हैं। अब उस राफ्ट में बैठकर तैरने लगते हैं। अब ये लोग आशा लगाए हुए थे कि कोई ना कोई विमान हम लोगों को बचाने जरूर आएगा। तभी एक विमान रेस्क्यू टीम इनके सिर के ऊपर से गुजरती है, लेकिन इतने बड़े समुद्र में एक छोटे से राफ्ट पर 3 लोगों को बैठे हुए ये रेस्क्यू टीम देख नहीं पाती है और ढूंढते हुए वापस चली जाती है। और उनके दिमाग में यह आ जाता है कि ये तीनों लोग मार दिए गए होंगे। विशाल समुद्र, एक छोटा सा राफ्ट, उस पर भी 3 लोग। इन लोगों को
दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय पानी के। रेस्क्यू टीम के जाने के बाद ये लोग घर जाने की उम्मीद भी खो चुके थे। दिन तो किसी किसी तरीके से गुजर गया, लेकिन रात गुजारना काफी मुश्किल हो रहा था। इनका जो राफ्ट था इतना छोटा था कि उनमें से कोई भी इस पर आसानी से सो नहीं सकता था। ऊपर से उनके पास ना ही कोई खाने की सामान थी, ना ही पीने का मीठा पानी। हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने का कोई जरिया भी नहीं था। लेकिन करें तो क्या करें। तभी आधी रात को पायलट को बहुत तेज प्यास लगती है। पायलट को लग रहा था कि उनकी जान निकल जाएगी। इसके बाद पायलट ने ऐसा किया जो कोई कर नहीं सकता, सुनकर घिन आ जाएगी। पायलट ने अपने जूते में ही पेशाब किया और उस पेशाब को ही पी गया। अगली सुबह सूरज को देखकर पायलट हेराल्ड ये बताते हैं कि कुछ ही हफ्तों में हम लोग किसी न किसी आइलैंड पर जरूर पहुंच जाएंगे। तभी जिन कहते हैं कि कुछ हफ्तों में तो हम लोग भूख और प्यास से मर ही जाएंगे और हमारी लाश ही आइलैंड के पास पहुंचेगी। तभी टोनी कहते हैं कि ये मछलियां हैं, इन मछलियों को पकड़कर खाकर हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। और टोनी अपनी बंदूक से एक पतली स्प्रिंग निकालते हैं और उसका कांटा बनाते हैं और उस कांटे को एक रस्सी से बांध देते हैं और बांधकर कांटे को समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए फेंकते हैं। लेकिन यह कांटा कुछ ऐसी जगह फंस जाता है कि रस्सी को बार बार खींचने के बाद रस्सी टूट जाती है, लेकिन ना ही कोई मछली आती है, ऊपर से कांटा भी वापस नहीं आता है। तभी जिन मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं और इनको देखकर टोनी भी कूदने की कोशिश करते हैं। तभी हेराल्ड टोनी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि समुद्र में काफी बड़े बड़े शार्क हैं जो कि खतरनाक हैं। इसके बाद टोनी रुक जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से भूखे प्यासे 5 दिन गुजर जाते हैं और ये लोग काफी कमजोर हो जाते हैं। तभी पायलट हेराल्ड अपनी जेब से एक पेंसिल और कागज निकालते हैं और लोकेशन और डायरेक्शन का पता उस पेंसिल पर कुछ लिखकर कैलकुलेशन के द्वारा लगाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही मिनटों में ये लोकेशन पता कर लेते हैं, डायरेक्शन पता कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारा राफ्ट तो जापान की तरफ ही जा रहा है, हमें राफ्ट को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब ये लोग अपने लाइफ जैकेट का ही लंगर तैयार करते हैं और उसे हवा में लहराकर अपने राफ्ट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसके बाद ये लोग जब रात में सो रहे थे, उसी रात अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। दोस्तों, बरसात की एक एक बूंद को पी जाना चाहते थे ये लोग और बरसात के कुछ पानी को अपने राफ्ट में भी इकट्ठा कर लिए बाद में यूज करने के लिए। जब सुबह होती है तो अब भोजन के लिए जिन अपने खाली हाथों से ही मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। तभी वो अपनी जेब से एक चाकू निकालते हैं, उस चाकू को निशाना लगाकर एक शार्क पर मार देते हैं और जैसे ही मारते हैं वो चाकू उस शार्क के बच्चे को जाकर लग जाता है। अब वह शार्क मछली का बच्चा अपने स्थान पर ही घूमने लगता है। अब जिन किसी तरीके से उस शार्क के बच्चे को पकड़कर राफ्ट पर लेकर आते हैं। 7 दिनों के बाद उनके सामने भोजन दिखाई देता है, वो भी भोजन के नाम पर कच्ची मछली। दोस्तों, खाना खाते हैं ये लोग खाने के रूप में कच्ची मछली। तब जाकर थोड़ा बहुत इन लोगों के अंदर जान आती है। लेकिन शार्क के बच्चे को ये लोग मारे थे, उस शार्क के बच्चे का ब्लड समुद्र में गिर जाता है। अब उस ब्लड की स्मेल के द्वारा बहुत से शार्क इनके राफ्ट के चारों ओर घूमने लगते हैं। अब ये लोग तो भयभीत हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सारी की सारी शार्क इनके राफ्ट को छोड़कर दूर चली जाती हैं।
अब ये लोग खाना भी खा चुके थे और बरसात का पानी भी पी चुके थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था फिर से ये लोग कमजोर होते जा रहे थे। एक रात जिन अपने हाथ को राफ्ट से नीचे करके बैठे हुए थे, तभी एक शार्क उनके हाथ पर हमला कर देता है, लेकिन खुशकिस्मत होते हैं कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती है। और जब सुबह होता है तो उन्हें कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और बताते हैं अपने साथियों से कि ये देखो, हमें कुछ ही दूर पर एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके साथी उनको समझाते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है, यहां पर कोई भी आइलैंड नहीं है। धीरे धीरे दोस्तों 15 दिन गुजर जाते हैं, फिर से इन लोगों को बहुत तेज भूख लगती है और काफी कमजोर हो गए होते हैं। अब इन्हें जिनको इनकी बोट पर, इनके राफ्ट पर एक पक्षी बैठा हुआ नजर आता है। तभी ये अपने जेब से धीरे से गन निकालते हैं और उस पक्षी को शूट कर देते हैं और पक्षी समुद्र में गिर जाता है। और जैसे ही जिन समुद्र में कूदकर उस पक्षी को लाने की कोशिश करते हैं, तभी इनके पीछे एक शार्क, बड़ा सा शार्क भी आ रहा था। अब ये किसी तरीके से पक्षी को जल्दी से पकड़कर वापस राफ्ट पर आ जाते हैं। अब इतने दिनों के बाद फिर से इन लोगों को एक पक्षी का मांस, कच्चा मांस खाने के लिए मिलता है और किसी तरीके से खाकर फिर से थोड़ी सी जान अपने शरीर में ये लोग इस विशाल समुद्र में जैसे जैसे समय काट रहे थे, वैसे वैसे इनकी दिमागी हालत खराब होती चली जा रही थी। अजीबोगरीब सपने आ रहे थे इन लोगों को। 30 दिन गुजर चुके थे। इन 30 दिनों में ये लोग इतने कमजोर हो चुके थे, अब तो ये हालत थी कि ये लोग ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। तभी इसी रात अचानक फिर से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बारिश के साथ साथ इस बार बहुत तेज समुद्र में तूफान भी आ जाता है, जिसके कारण इनका जो राफ्ट था वो पलट जाता है। जैसे ही तूफान बंद होता है तो इस उल्टे राफ्ट पर ही किसी तरीके से ये लोग चढ़ जाते हैं। अब ये इतना कमजोर हो चुके थे कि राफ्ट पर एक जिंदा लाश की तरह सो जाते हैं। तभी इन लोगों में से एक लोग अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं कि मेरी तो एक बहन है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और मुझे ही उसकी शादी करनी है। ये सोचकर जिन एकाएक बैठ जाते हैं और बैठकर अपने दोनों हाथों से समुद्र के पानी को काटना शुरू कर देते हैं और राफ्ट को आगे ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर उनके दोनों साथी भी उठकर बैठ जाते हैं और उनकी सहायता करने लगते हैं, लेकिन ये कोशिश बहुत देर तक नहीं चलती है, कुछ ही मिनटों तक चलती है, क्योंकि इनके शरीर में तो अब जान ही नहीं बचा था। इस तरीके से दुख भरे 34 दिन गुजर जाते हैं। इन 34 दिनों के गुजरने के बाद जिनको एक आइलैंड के रूप में उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन पिछली बार की तरह उन्हें अंदर से लग रहा था कि कहीं ये भी भ्रम तो नहीं। इस भ्रम को दूर करने के लिए जिन अपने दोनों साथियों को भी उस तरफ दिखाते हैं, कहते हैं कि उस तरफ देखिए, एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। और जब ये दोनों साथी उस तरफ देखते हैं तो इनको भी वो आइलैंड दिखाई दे रहा था। 34 दिनों के बाद अब इन लोगों के अंदर जीने की उम्मीद जगती है। अब ये लोग अपने राफ्ट को कोशिश करके उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं और कुछ घंटों के प्रयास के फलस्वरूप इनका राफ्ट आइलैंड के पास पहुंच जाता है। 34 दिनों के बाद इन लोगों को सूखी धरती नसीब होती। ये लोग उस आइलैंड पर किसी किसी तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी इन लोगों को एक सूखी झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही ये लोग सूखी झोपड़ी में पहुंचते हैं दोस्तों, झोपड़ी की छांव को देखकर इन्हें नई जिंदगी प्राप्त हो जाती है। 20 फरवरी 1942 को ये लोग अपनी दूसरी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो,
हमें अपना हौसला हारना नहीं चाहिए, अपना हौसला लगातार बुलंद रखना चाहिए। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है और यही मनोकामना है कि आपके सामने कितना ही बड़ी समस्या आ जाए, आप उसको आसानी से जीत लें। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसे जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे आशीर्वाद दें। धन्यवाद। मैं सर्वेश यादव।